नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हो सके तो आप भी मुझे होली की शुभकामनाएं दे सकते हैं और कहानी को लाइक और हाइप भी कर सकते हैं। बस एक बात याद रहे कि होली की शुभकामनाएं देते वक्त आप अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें। तो चलिए अब बिना वक्त जाए किए आज की कहानी शुरू करते हैं। इंसान कभी कभी खुशी खुशी में अपने ही पैरों से मुसीबत की तरफ चल पड़ता है। पीछे मुड़कर देखो तो समझ आता है उस वक्त हम कितने मासूम थे और कितने अनजान। मैं भी वैसी ही थी। मेरा नाम मनीषा है। ये 2002 की बात है। कराड़ में एक छोटे से सिंगल रूम में हम 4 लोग रहते थे। मैं, मेरे पति और मेरी 2 छोटी बेटियां। बड़ी का नाम प्रिया और छोटी का नाम रानी। रानी उस वक्त बहुत छोटी थी। अभी अभी उसने बोलना और दौड़ना शुरू किया था। उसकी वो मासूम हंसी देख लो तो दिन भर की सारी थकान उतर जाती थी। और हमारा घर मतलब सिंगल रूम, मतलब बस एक ही कमरा। हम चारों उसी एक कमरे में रहते थे। सोना, खाना, लड़कियों की पढ़ाई, उनका खेलना सब उन्हीं 4 दीवारों के बीच होता था। उसे घर कहने में भी थोड़ी शर्म आती थी, पर हम खुश थे। पैसे कम थे पर घर में सुकून था और शांति भी। पति से कभी भी झगड़ा नहीं होता था। मेरी बेटियां भी अच्छी थी। जिंदगी धीरे धीरे पर चैन से कट रही थी। फिर एक दिन किसी रिश्तेदार ने हमें एक खबर दी। हमें बताया कि हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर एक 2 रूम किचन मिल रहा था। किराया सिर्फ 800 रुपए। घर बड़ा था, कमरे खुले खुले और काफी बड़े थे। 800 रुपए में 2 रूम किचन। उस वक्त जब यह सुना तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि बेटियों को खेलने कूदने की जगह मिल जाएगी। बेडरूम और किचन अलग होगा और जितने किराए में हम अभी रह रहे थे उतने में ही हमें बड़ा घर मिल रहा था। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। घर देखने में भी ज्यादा वक्त नहीं गवाया। पिताजी ने तुरंत उन काका को बता दिया जिन्होंने हमें उस घर के बारे में बताया था। उन्होंने 2-3 आदमी काम पर लगाए। घर की साफ सफाई की गई, रंग रोगन हुआ। फिर जुलाई के बीच में हमने सामान शिफ्ट किया और मैं खुशी खुशी उस नए घर की दहलीज लांघ गई। घर ने मुझे अपना लिया, शांति से, पर शायद एक जाल के साथ। घर सच में बहुत बड़ा था। दोनों कमरे खुले खुले और दीवारों पर अभी अभी पेंट हुआ था। 2 दरवाजे थे। दरवाजों की कुंडियां नई थी। एक दरवाजा सामने था और एक पीछे। पीछे की तरफ एक छोटी गैलरी थी और गैलरी से लगी हुई एक बड़ी जाली वाली ग्रिल थी। उस ग्रिल के पार एक छोटा नाला बहता था। गर्मियों में तो वो लगभग सूखा रहता था, पर बारिश में थोड़ा बहुत बह रहा था। और एक बात जो मुझे खटक रही थी कि घर में किचन सिंक नहीं था। रसोई के नाम पर बस एक ही कमरा था, पर उसमें न कोई प्लेटफॉर्म था और न ही नल। वहीं एक कोने में एक मोरी, मतलब नहाने धोने की जगह थी, और वहीं पर बर्तन साफ करने का इंतजाम करना पड़ता था। पर मैंने सोचा कि ये चलेगा। इतने बड़े घर में बस यही एक कमी है तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। रिश्तेदारों का बताया हुआ घर है तो कुछ देख परख कर ही बताया होगा। यही सोचकर मैंने मन को समझा लिया। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। बेटियां नए घर में खूब उछल कूद करती। प्रिया ने एक कोने को अपनाया, वहीं पर उसने पढ़ाई का कोना बना लिया। रानी बड़े घर में गोल गोल घूमती और हंसती खेलती रहती। उसकी हंसी से कमरा खिल उठता था। हमें भी बहुत अच्छा और खुला खुला महसूस हो रहा था। पर अगस्त का महीना शुरू हुआ और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घर बदलने लगा। या शायद घर वही था पर हम ही बदल रहे थे। शुरुआत में बिल्कुल साफ दिख रहा था। मतलब शुरुआत झगड़ों से हुई। मेरे पति और मुझ में झगड़े होने लगे, बहुत मामूली बातों पर। चाहे में शक्कर ज्यादा हो गई इसलिए, बेटी का बस्ता गलत जगह पर रखा इसलिए, या फिर सोने में देर हो गई। वजह इतनी छोटी थी कि याद करके हंसी आ जाए, पर उस वक्त हमें हंसी नहीं आती थी। उस वक्त वो झगड़े बिल्कुल सच और बहुत कड़वे लगते थे।
हम सिंगल रूम में थे, तब हम कभी ऐसे नहीं लड़े थे। वहां जगह कम थी पर हमारा मन बड़ा था। यहां जगह भरपूर थी पर घर में एक घुटन सी भरी रहती थी, जो दिखती नहीं थी पर महसूस होती थी। मैं बस मन को समझाती कि हम नए घर में आए हैं, नई जगह है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देर रात तक झगड़े चलते। बेटियां सो चुकी होती थी। मैं और मेरे पति, हम धीमी आवाज में एक दूसरे पर चिल्लाते थे। फिर वो चुप हो जाते, मैं भी चुप हो जाती और घर में एक अजीब सी शांति छा जाती। पर वो शांति सुकून वाली नहीं थी। वो शांति रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, खोखली, ठंडी। और फिर रात के बर्तन साफ करने का वक्त आता। वो वक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों, पर बाथरूम की उस मोरी के पास बैठते वक्त एक अजीब सी बेचैनी होती थी। कमरा बड़ा था, लाइट की रोशनी काफी नहीं थी, उससे बस परछाइयां बनती थी। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला रहता था। उसमें से आने वाली गंध, उस आधे अंधेरे में हिलती परछाइयां, उनका मन पर ऐसा प्रभाव था कि मुझे ज्यादा देर तक अकेले बाहर रहना जमता ही नहीं था। इसलिए मैं अपने पति से कहती कि आप उन दोनों दरवाजों के बीच में बैठिए, टीवी देखिए, कुछ भी करिए, पर ऐसे बैठिए कि मुझे आप दिख सके। और वो बैठते थे, टीवी चालू करते और तब जाकर मैं बर्तन मांजने बैठ जाती। पहली बार जब मुझे वो एक अजीब अनुभव हुआ, तब मैं बर्तन मांज रही थी। ठंडे पानी में हाथ थे, बर्तनों का शोर था, बाकी घर में सब तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक पीठ में, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में ऐसा लगा जैसे किसी ने 2 उंगलियां जोर से चुभोई हो। वो एहसास इतना अजीब था कि मेरा शरीर कांप उठा, मानो किसी ने जानबूझकर अपनी 2 उंगलियां एक साथ पूरी ताकत से चुभो दी हो। मैं चौंक कर उछल पड़ी, एकदम से पीछे मुड़ी, पर मेरे पीछे कोई नहीं था। पति दूर बैठे दिख रहे थे, वो वही थे, शायद हिले तक नहीं थे। बेटियां अंदर के कमरे में सोई थी और उस कमरे के आधे खुले दरवाजे से मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली, लगा कि शायद वो वहम होगा या फिर मैं शायद थक गई हूं, इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा। और मैं फिर से बर्तन मांजने लगी। 3 मिनट भी नहीं बीते होंगे, फिर से उसी जगह उतनी ही जोर से किसी ने उंगलियां चुभोई, जैसे कोई कह रहा हो, देख इधर, मैं यही हूं। इस बार मैं इतना डर गई थी कि अपने आप मुंह से आवाज निकल गई, कौन है वहां? और वो आवाज मेरी ही थी, पर मैं इतनी डरी हुई थी कि अपनी ही आवाज सुनकर मुझे खुद डर लग रहा था। पति उठकर आगे आ गए और आगे आकर वो बोले, क्या हुआ? मैंने घबराकर उनसे पूछा, क्या आपने अभी मेरी पीठ में कुछ चुभाया? वो मुझे देखते रह गए। मैं तो यही बैठा था मनीषा, अपनी जगह से उठा तक नहीं। फिर कौन मुझे उंगली चुभो रहा है? उन्होंने उस पूरे कमरे में नजर घुमाई, कहीं कोई नहीं था। तब वो बोले, थकी हुई लग रही हो, शायद वहम हुआ होगा, रहने दो ये बर्तन मांजना, चाहे तो सुबह मांज लेना, अभी के लिए सो जाओ। मैं चुप रही और फिर से बर्तन मांजने लगी, पर बर्तन मांजने तक मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है और वो फिर से छूने की कोशिश कर रहा है, उसी जगह, उसी ठंडे हाथ से, बेरहमी से और जानबूझकर। पर तब मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, शायद इसलिए कुछ हुआ नहीं। पर उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। फिर ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। वैसे देखा जाए तो दिन में घर बिल्कुल नॉर्मल रहता था। धूप आती थी, रानी प्रिया घर में खेलती थी, चाय नाश्ता खाना होता था, प्रिया सही से स्कूल जाती और वापस भी आती थी। सब कुछ इतना नॉर्मल होता था कि लगने लगता कि रात को जो कुछ अजीब हुआ था, जो कुछ महसूस हुआ था, वो कोई सपना तो नहीं, पर रात आते ही घर बदल जाता था, उसका अंदरूनी मिजाज ही बदल जाता। ऐसा लगता कि अभी अभी जिन दीवारों पर पेंट कराया है
वो काली पड़ने लगी है, उन पर परछाइयां रेंग रही है और फिर वो घर घर नहीं लगता था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि बर्तन मांजने के बाद मेरे पति भी बेचैन हो जाते हैं। बैठे बैठे वो अचानक उठ जाते, कभी खिड़की से बाहर देखने लगते और फिर से बैठ जाते, फिर से उठकर किसी चीज को एकटक निहारते रहते। और अगर मैं उस बारे में उन्हें कुछ पूछती तो मुझे वो कोई जवाब नहीं देते, बस चुपचाप होकर बैठ जाते थे। फिर ऐसे ही एक रात वो उठे और मुझे बोले, मैं जरा बाहर होकर आता हूं। मैं चौंक गई। इतनी रात को कहां जा रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे जवाब दिया, जरा गर्मी लग रही है, बाहर हवा है, थोड़ा टहल के आता हूं। और ऐसा कहकर वो बाहर चले गए। मैं इंतजार करने लगी। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट, पर वो वापस नहीं आए। इतनी देर में लड़कियां सो गई थी और तब मैं अकेली जाग रही थी। मैं धीरे से खिड़की के पास चली गई और झरोकों से बाहर झांका। उस घर से दूर सामने सड़क पर बिजली का एक अकेला खंभा था। उसकी पीली सी रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, पर हमारे दरवाजे के सामने उस रोशनी की परछाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि सामने वाला वो पुराना मिट्टी का घर बीच में आ जाता था और इसलिए उस घर की परछाई हमारे दरवाजे पर पड़ती थी। हमारे घर का दरवाजा हमेशा अंधेरे में रहता था और अचानक मुझे महसूस हुआ कि उस अंधेरे में मेरे पति खड़े थे। वो उस पुराने मिट्टी के घर के पीछे थे। मुझे साफ नहीं दिख रहा था, पर कुछ हलचल होती दिख रही थी। वो वहां खड़े थे और वो कुछ कर रहे थे। पता नहीं क्यों, पर वो मुंह से अजीब आवाज निकाल रहे थे, कभी धीरे तो कभी जोर से। मुझे वो बहुत अजीब लगा। मैंने झट से दरवाजा खोला और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हुए आवाज लगाई, अजी वहां क्या कर रहे हो, अंदर आइए। उन्होंने शायद सुना नहीं, या सुना होगा पर उसे अनसुना कर दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। खिड़की से उन्होंने मुझे देखा और हाथ से इशारा किया। वो मुझे बाहर आने के लिए कह रहे थे। हाथ से इशारा कर मुझे बाहर बुला रहे थे, पर मैंने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने फिर इशारा किया, मैंने फिर मना किया। वो पीछे मुड़े और उस अंधेरे में और आगे निकल गए। मैं वैसे ही दरवाजे के पास खड़ी रही। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे और मेरे पति ऐसा अजीब बर्ताव कर रहे थे कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन मैंने उनसे पूछा भी कि आपको रात को क्या हुआ था, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरा सिर बहुत भारी है, बहुत दुख रहा है, और उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। दूसरी रात भी फिर वही हुआ। उस रात फिर से बर्तन मांजने के बाद वो अचानक से बाहर चले गए, फिर उसी अंधेरे में, उसी पुराने ढह चुके घर के पीछे। और जब मैंने उन्हें देखने की कोशिश की तो फिर उन्होंने मुझे बाहर आने का इशारा किया। इस बार उनकी आवाज आई, धीरे पर साफ, मनीषा, मनीषा इकडे ये, बाहेर ये। वो कह रहे थे, मनीषा इधर आओ, बाहर आओ। मैंने थोड़ा झल्लाकर कहा, लड़कियां सो रही है, आपने ये क्या नया नाटक लग रखा है, मैं नहीं आ रही। उन्होंने फिर कहा, फक्त एकदा ये। उनका कहना था कि बस एक बार आओ, आओ तो सही। मैंने फिर चिल्लाकर उन्हें कहा, एक बार नहीं कहा ना। और फिर से सन्नाटा छा गया। फिर से वही आवाज आई, ये इकडे। वो कह रहे थे, आओ, इधर आओ। पर इस बार उस आवाज में कुछ अलग था, बहुत शांत, बहुत अजीब, जैसे कोई इंसान सपने में बोल रहा है। मैंने तुरंत दरवाजा लगाया और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। रात के 2 बजे वो वापस घर आ गए। मैंने आवाज दी, कौन? और बाहर से मुझे आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मैंने पूछा कि
इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? तो इस पर वो बस इतना बोले, अरे मेरा सिर दुख रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो ना, फालतू सवाल मत पूछो। अब उनकी आवाज नॉर्मल थी और वो थोड़े चिढ़े हुए थे। मेरे मन में आया कि इतनी रात को झगड़ा ठीक नहीं। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। वो आए, मुंह धोया और सो गए। सुबह जब वो उठे तो वो एकदम ताजा महसूस कर रहे थे, जैसे वो सब कुछ भूल गए हो। फिर भी मैंने उन्हें पूछा, कल रात आपने ऐसा क्यों किया? वो एकदम से बोले, क्या किया? मुझे गुस्सा आ गया। वो बाहर जाना, मुझे बुलाना, परसों भी आपने ऐसा ही किया था। मैं बाहर गया था? उन्होंने उल्टा मुझसे ही सवाल किया, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वो बाहर गए थे। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, हां, कल रात भी और परसों रात भी। उन्होंने कुछ याद करते हुए जवाब दिया, कुछ खास याद नहीं आ रहा, शायद हवा खाने गया हूंगा, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं। मैं उनके चेहरे की तरफ देखती रह गई। ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहे हैं। उन्हें वाकई कुछ भी याद नहीं था। आंखों में कोई लुका छुपी नहीं थी। और तब मेरे पेट में जैसे डर का एक ठंडा गोला सा बन गया। अगर उन्हें याद नहीं है तो रात को उनके अंदर कौन आता है? और वो फिर से हमेशा की तरह काम पर निकल गए। पर एक बात मुझे महसूस होने लगी थी कि उस जगह का रात का एक अजीब गणित था। दिन में सब नॉर्मल, शाम को भी ठीक, पर रात के 11 बजे के बाद घर में जैसे एक अजीब सा बदलाव आ जाता था। मानो किसी पुराने, भारी और गीले पत्थर के नीचे दबा हुआ कुछ रात के अंधेरे में सांस लेने लगा हो। और 1-2 रात फिर वैसा ही हुआ। उस रात मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। दोनों लड़कियां सोई हुई थी। मैं उठी तो देखा कि मेरे पति वो बाहर गए हुए थे, हमेशा की तरह। मैंने उठकर देखा तो घर में पीने का पानी नहीं था। सोचा कि पीछे वाली जगह में मटका रखा है, वहीं से मैं पानी पी लेती हूं। पिछला दरवाजा खोलूंगी और झट से पानी पीकर अंदर आ जाऊंगी। और ऐसा सोचकर मैंने पिछला दरवाजा खोला। ग्रिल के उस पार नाले के किनारे अंधेरा था, बस थोड़ी सी चांदनी फैली थी और वहां से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। और ग्रिल के पास ही अंधेरे में मेरे पति खड़े थे। वो ऐसे अचानक दिखे कि मैं चीखने ही वाली थी, पर उन्हें ऐसा देख मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो वहां कैसे आ गए? पीछे की तरफ तो कोई रास्ता नहीं है, ग्रिल के पार सीधा नाला है, तो वो वहां तक कैसे चले गए? और वो मेरी तरफ मुड़े। चांद की रोशनी में उनका चेहरा मुझे दिख रहा था। वो मुझे देख हंस रहे थे, पर वो हंसी, वो चेहरा मेरे पति का नहीं था। मतलब वो दिखने में तो मेरे पति ही थे, पर उस चेहरे की हंसी वो पराई थी, ठंडी थी। और तब वो बोले, आली, ये इकडे ये इकडे। वो कह रहे थे कि आ गई, अब इधर आओ, यहां आओ। और मैं तुरंत पीछे हटी और फिर उनकी आवाज आई, ये ना, मला घाबरू नकोस, ये माझ्याकडे, ये इकडे। उन्होंने फिर कहा था, आओ ना, मुझसे डरो मत, यहां मेरे पास आओ। और तब मेरे पैर कांप रहे थे। डर के मारे में पानी पीना तक भूल गई। मैं पीछे हटी, झट से अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से कुंडी लगा दी और वही दीवार से सटकर बैठ गई। ठंडी और गहरी सांसें लेती रही। वहां बाहर से धीमी आवाज आई, मनीषा दार उघड़। उन्होंने कहा कि मनीषा दरवाजा खोलो। आवाज बहुत धीमी थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर से वही आवाज आई, मनीषा। मैं दौड़कर लड़कियों के पास चली गई। दोनों को अपने पास भेज लिया। काफी देर तक वैसे ही लेटी रही। उनकी गर्माहट में मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बस थोड़ा सा। पर बाहर से वो आवाज बहुत देर तक आती रही, लगातार।
वो कह रही थी कि मनीषा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, मुझसे डरो मत। पर मैं हिम्मत करके वैसे ही लेटी रही और वो रात भी ऐसे ही डरते डरते बीत गई। इसके बाद की कुछ रातें और भी अजीब थी। मेरे पति अब सिर्फ सामने की तरफ से ही नहीं बल्कि पीछे की तरफ से भी आवाज देने लगे थे। कभी कभी तो उस पुराने मिट्टी के उस ढह चुके घर के अंधेरे से भी मुझे उनकी पुकार आती थी। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता था। पूछने पर बस यही कहते थे कि मुझे कुछ भी पता नहीं, या फिर कहते कि काम का तनाव होगा, इसलिए शायद मैं नींद में चल दिया हूंगा, और ये कहकर वो बात को टाल देते। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे कहूं, ये सब किसको बताऊं। और ऐसी ही एक और भयानक रात आई। बीच रात खिड़की पर किसी ने दस्तक दी, लेकिन इस बार कोई पुकार नहीं आई। सब शांत था, एकदम गहरा शांत। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई और फिर काफी देर तक सन्नाटा रहा। डर तो था ही, पर एक चिंता भी थी कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। इसलिए मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। खिड़की की लकड़ी की दरारों से बाहर देखने की कोशिश की, पर वहां मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने धीरे से खिड़की खोली। खिड़की की जरा भी आवाज नहीं होने दी और खिड़की का पल्ला धीरे से बाहर की तरफ धकेला और फिर थोड़ा झांक कर देखा, और तभी मुझे जैसे बिजली का झटका सा लगा। डर की एक लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। उस रात वो नाले के बीचों बीच जाकर खड़े थे। पानी कम था, बस टखनों तक, पर जैसे ही मैंने खिड़की खोली उन्होंने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, मनीषा, ये ग, मला एकट्याला भीती वाटते। उन्होंने कहा कि मनीषा इधर आओ, मुझे अकेले डर लगता है। मैं खिड़की से उन्हें देख रही थी और मुझे महसूस हुआ कि वो रो रहे थे। मनीषा, मनीषा इकडे ये, मला एकट्याला भीती वाटते ग। वो वही बात दोहरा रहे थे और एक पल को मुझे लगा कि मैं चली जाऊं, वहां जाकर देखूं, शायद सच में उन्हें कुछ हो रहा हो। लेकिन अगले ही पल उन्होंने ऊपर देखा मेरी तरफ, और रोते रोते वो अचानक से रुक गए और एक अजीब आवाज में हंसने लगे। वो रो नहीं रहे थे, रोने का सिर्फ नाटक कर रहे थे, और उस हंसी में फिर वही परायापन था। उनकी उस ठंडी खाली नजरों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैंने पर्दा गिरा दिया, खिड़की लगा ली और वहीं नीचे बैठ गई, और इस बार मैं घुटनों में सिर छिपाकर रोने लगी। भगवान का नाम लेने लगी। भगवान, ये क्या हो रहा है? ये घर क्या है? ये सब कौन कर रहा है? ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? मैं रोते रोते बेटियों के पास जाकर सो गई। फिर उसी रात को 2-2:30 बजे वो वापस घर आ गए। आवाज वही नॉर्मल और वही बहाना कि मनीषा, सिर दुख रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो। अब ये मेरे लिए रोज का हो गया था। उनसे पूछने का कोई मतलब नहीं था, और तब मैंने सोचा कि किसी को बताकर इस बारे में पूछना पड़ेगा। घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करनी होगी। मैंने वही किया और मैंने सुबह शाम घर में दिया बत्ती और पूजा शुरू कर दी। सोचा कि चाचा या किसी और को इस बारे में बताऊंगी। लेकिन उस दिन के बाद अगले कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं भी धीरे धीरे उस बात को भूल गई कि मुझे इस बारे में किसी से बात करनी है। जब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वो अगस्त का महीना था। बारिश कब की शुरू हो चुकी थी। रात को नींद तो आती थी, पर वो नींद नहीं थी। लगता कि वो नींद जैसे किसी गंदे पानी जैसी है, जैसे पानी के अंदर तो उतरना है पर गहराई का पता नहीं। और कुछ दिनों बाद एक रात मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं अपने ही घर में थी। घर वही था पर खाली था। पास में न बेटियां थी और न ही पति।
और मैं बीच वाले कमरे में अकेली थी। हर तरफ बहुत शांत था, जैसे स्मशान का सन्नाटा हो। तभी मेरे पैरों पर कुछ सरसराया। मैंने नीचे देखा। पैरों पर एक बारीक सांप था, छोटा सा, काला और ठंडा। पर तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं हिल नहीं पा रही हूं। मैं डर गई, चिल्लाने की कोशिश की, आवाज देने की भी बहुत कोशिश की, पर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शरीर थर-थर कांप रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और फिर वो सांप ऊपर चढ़ने लगा, धीरे धीरे घुटनों तक आ गया। फिर एक और सांप पैरों के पास आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसा करते करते बहुत सारे सांप आ गए। वो मेरे पैरों को चारों तरफ से लिपट रहे थे, पैरों पर रेंगते हुए ऊपर आ रहे थे। मैं डर के मारे नीचे देखती रही। वो इतने सारे थे कि मेरे पैरों के आगे का हिस्सा दिखना तक बंद हो गया था। वहां सिर्फ सांप ही सांप थे, इतने सांप कि उनकी एक जीती जागती दीवार बन गई थी। और फिर मैंने ऊपर देखा, सिर के ऊपर भी, मेरे सिर के ठीक ऊपर हवा में एक काला झुंड था। वो भी सांपों का ही था, और वो धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। और उस पल मैंने उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, और मैं चीखने ही वाली थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तब एहसास हुआ कि वो बस एक सपना था। मेरे पति और मेरी दोनों बेटियां मेरे पास ही थे। मैंने खुद को शांत किया, खुद को समझाया और गहरी सांसें ली। एक बार बेटियों की तरफ देखा और चुप हो गई। घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे, और तब डर के मारे मेरा गला सूख गया था, सांस भारी थी। मैं वहां से उठी, पानी पिया, और फिर एक बार बेटियों को देखा। वो आराम से सो रही थी, पति भी सोए हुए थे। खिड़की की तरफ ध्यान गया तो खिड़की पूरी तरह खुली थी, और खिड़की से बाहर देखा तो वहां बस था अंधेरा और खामोशी। पर उस खामोशी में कुछ छिपा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था कि वहां आसपास कुछ तो है। वो क्या है ये मैं कह नहीं सकती, पर उसका एहसास मुझे हो रहा था, जैसे किसी बंद कमरे में कोई छुपा है। यह हमें दरवाजा खोलने से पहले ही पता होता है। वो एहसास भी ठीक वैसा ही था। मैंने उस बात को सपना समझकर जाने दिया, पर वही सपना मुझे अगले 3 रातों तक आया। तीनों रातों में बिल्कुल वैसे ही सांप, तीनों रात की वही ठंडक, और तीनों बार 3 बजे ही मेरी आंख खुली। अब मन में ख्याल आया कि घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। मुझे लगा था कि यह सब रुक गया है, पर यह तो नई आफत शुरू हो गई थी, और यह पक्का कोई अजीब संकेत था। और तब मैंने सोच लिया कि अब मुझे यकीनन इस पर कुछ करना ही पड़ेगा। हमारे कराड़ गांव में एक अपार्टमेंट था, गजानन महाराज मंदिर के पास। वहां मेरी चाची रहती थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके घर में हमेशा अगरबत्ती की खुशबू रहती, दीवारों पर भगवान की तस्वीरें थी, और शायद इसलिए उनके पास जाने से मेरे मन को एक अलग ही शांति मिलती थी। तीसरे सपने के बाद मैं उनके पास चली गई, उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि वो हंसने लगी, और वो बोली कि अरे पगली, ये सावन का महीना है, प्रभु तुझे शुभ संकेत दे रहे हैं। सांप का सपना मतलब रक्षा, इसलिए तू डर मत, वो तेरी रक्षा कर रहे हैं। और तब मैंने उन्हें कहा, काकी सपने में सांप दिखे तो मैं डरूंगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर इस बात को भी जाने दे तो सच कहूं तो मेरी रात दिन की नींद उड़ गई है। मुझे उस घर में बहुत डर लगता है। पता नहीं वहां क्या चीज है, वो क्या चाहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तब उन्होंने मेरे हाथ में एक पुड़िया देते हुए कहा, यह भस्म लेकर जा, दरवाजे पर लगा देना और फिर अंदर जाना, और याद रहे इसे रोज दरवाजे पर लगाना है। बाकी तुझे जो भी वहम हो रहा है, जो भी तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी। और फिर मैंने उनसे भस्म ली और घर जाने के लिए वहां से निकल पड़ी। पर उसी वक्त प्रिया को स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में घर के अंदर घुस गई, क्योंकि उसे स्कूल के लिए तैयार करना था।
मैं उस हड़बड़ी में और दिन भर के काम के चक्कर में घर के दरवाजे पर भस्म लगाना भूल गई। और वही पल था, मुझे अब लगता है वो वही पल था जब उस घर ने पूरी तरह से मुझ पर अपनी परछाई डाल दी थी। उस रात को वो आई, लेकिन सपने में नहीं। वो कहां से और कैसे आई पता नहीं, पर शायद वो दिन पहले से ही तय था। ये सच है कि उस रात में गहरी नींद में थी, पर जो वहां हुआ वो सपना नहीं था। उस रात मुझे महसूस हुआ कि घर में कोई है। उस घर में कोई यहां वहां घूम रहा है, हमारे आसपास चक्कर काट रहा है। पर फिर भी मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी, बल्कि सब कुछ मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। घर में हवा बदल गई थी, एक अलग ही गंध फैली थी। कैसी गंध ये बताना मुश्किल है। पुरानी धूप जैसी, गीली मिट्टी जैसी, और उसमें कुछ और भी था, शायद जले हुए कपड़े जैसी गंध। और फिर एक आवाज आई, धीमी, मीठी, ममता से भरी हुई आवाज। रानी, बेटा इधर आओ, बेटा मेरे पास आओ रानी। मैंने बंद आंखों से उस चीज को महसूस करने की कोशिश की, और उस पल मुझे दरवाजे में खड़ी एक परछाई दिखी। दरवाजा खुला था और वहां कोई खड़ा था। मैंने और जोर देकर उस परछाई को देखना चाहा, और मुझे कुछ दिखा। अपनी बंद आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई थी। शायद वो नाटी थी, दुबली पतली। अपनी कमर पर एक छोटी बच्ची को बिठाया था उसने। सिर पर पल्लू था, माथे पर बड़ी सिंदूर की बिंदी थी, और वो रानी को आवाज दे रही थी। और जब मुझे वो महसूस हुआ तो मेरा खून बर्फ से जम गया, शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। मैंने झट से आंखें खोली। घर में तब मध्यम लाइट जल रही थी। पति मेरे बगल में सोए थे, प्रिया अपनी जगह पर थी, पर रानी अपनी जगह पर नहीं थी। मैं उठी, एक पल में झटके से उठी, जैसे इंसान आग लगने पर उठता है। मैंने देखा कि रानी दरवाजे के पास खड़ी थी, कमरे के सामने वाले दरवाजे के पास, पर वो बेहोश सी खड़ी थी। आंखें खुली थी, पर ऐसे जैसे बांध कर रखी हो। उन आंखों में एक खालीपन था जो कुछ देख नहीं रही थी, बस खुली थी। वो नींद में थी, पर उसकी हरकत ऐसी थी कि वो किसी के वश में हो, ऐसे जैसे धागे से खींचने वाली कठपुतली की तरह। और तब उसने नीचे वाली कुंडी खोल दी, पर ऊपर वाली कुंडी तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो कुंडी काफी ऊपर थी। रानी ऊपर उठते हुए उंगलियों से उसे टटोल रही थी, लेकिन अपनी कम लंबाई की वजह से उसे वो कुंडी मिल नहीं रही थी। पर फिर भी वो लगातार अपना हाथ ऊपर उठा रही थी, उस अदृश्य पुकार को जवाब दे रही थी। वो कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी, और तभी मैंने उसे आवाज दी, रानी। मैं उठकर भागी, और मेरी आवाज और रानी का चिल्लाना एक साथ हुआ, एक ही सांस में। रानी की आंखें डर से भर गई, आंखों में पानी आ गया। वो दौड़कर मेरी तरफ आई और डर के मारे मुझे गले लगा लिया। उसका शरीर कांप रहा था, वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, मेरी भी सांसें डर के मारे फूली हुई थी। क्या हुआ रानी, क्या हुआ बेटी? उसने तब रोती आवाज में मुझे कहा, एक काकी आई थी मां, मुझे बोली दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हें लेकर जाना है। मैं और घबरा गई। कौन काकी? पता नहीं, मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा, वो अंधेरे में खड़ी थी। मैंने झट से दरवाजे को चेक किया, ऊपर वाली कुंडी जांची, नीचे वाली जो कुंडी खुली थी उसे लगा दिया, और रानी को लेकर घर के बीच में खड़ी हो गई। मैं उस दरवाजे को देख रही थी, मेरा पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। उस रात मैं रानी को गोद में लेकर रात भर वहीं बैठे रही। डर की वजह से मैंने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकी। कानों पर घर के बाहर से आती वो आवाजें सुनती रही। लगभग सुबह होने तक यही चलता रहा, और अगले दिन सुबह होते ही मैं अपने पति को बिना बताए अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर सीधे अपनी मां के घर चली गई, और घर जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। मां भी ये सब सुनकर डर गई, और वो चिंता में पड़ गई।
और तब वो बोली, जोशी काका के पास चलते हैं, वो दत्तक के उपासक है, शायद वो बताएंगे कि क्या करना है। जोशी काका, उनका पूरा नाम सुनील जोशी था, वो वही गांव के अस्पताल के पास रहते थे। माँ और मैं, हम तुरंत उनके पास चले गए और वहां जाकर मैं उनके सामने बैठी। तब मैं उन्हें बताने ही वाली थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब पिछले कुछ रातों में और कल रात जो हुआ वो सपना, वो औरत। पर उन्होंने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। वो बस मेरी तरफ देखते रहे। 1 मिनट, 2 मिनट और ऐसे ही कुछ और मिनट बीत गए और काफी देर तक घूरने के बाद फिर वो बोले, एक औरत आई थी ना तुम्हारे सपने में। मैं घबरा गई। उन्होंने आगे कहा, नाटी थी, दुबली पतली, कमर पर एक छोटी बच्ची को बिठाया था उसने, सिर पर पल्लू था और माथे पर बड़ी सिंदूर की बिंदी थी, है ना। और वो बात सुनकर मेरी सांस अटक गई, क्योंकि मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था और माने भी नहीं। वो आगे बोलने लगे, वो औरत उसी घर में रहती थी, उसने उसी घर में खुद को जला लिया था। शारीरिक, मानसिक उसे कोई सुख नहीं था। घर में हमेशा झगड़े होते थे और इसलिए गुस्से में उसने खुद को जला लिया था। वो शायद दूसरी बार प्रेग्नेंट थी जब उसने ये सब किया था और अब उसे ये लगता है कि उसका वो न जन्मा बच्चा तुम्हारी छोटी बेटी है और इसलिए वो रानी को लेने आई है। उनकी बात खत्म हुई और घर में सन्नाटा छा गया। बाहर कोई पंछी चिल्लाया और एकदम से चुप हो गया। तब मैंने उन्हें कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो उसी शांत आवाज में बोले, ठीक है, मैंने तुम्हें उस औरत का हुलिया बताया जो तुमने मुझे बताने से पहले ही मैंने जान लिया था। अगर फिर भी यकीन नहीं होता तो मत करो यकीन, पर एक काम करो, उस घर में फिर कभी कदम मत रखना, आज से, अभी से। सच कहूं तो उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। उन्होंने सब सच कहा था, पर पता नहीं क्यों मुझे ही उन पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने फिर उन्हें कहा, पर हमारा सामान है वहां, सब कुछ। उन्होंने अब जैसे डांटते हुए मुझे कहा, सामान रहने दो, इंसान जरूरी है। तुम गई तो वो तुम्हारी बेटी का ही इंतजार कर रही है। तुम उस घर को खाली करने भी गई तो उसे पता चल जाएगा। शायद कोई ऐसी घटना घट जाए जिसे रोकना तुम्हारे हाथ में ना हो, शायद मेरे हाथ में भी ना हो। और इसलिए कह रहा हूं, तुम वहां मत जाओ, लड़कियों को भी मत जाने दो, अपने लिए नहीं, तुम्हारी बेटी रानी के लिए। और ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटी सी चीज मेरे हाथ में दे दी और वो आगे बोले, अगर किसी को अंदर जाना हो, मतलब सामान लाने या कुछ और करने, तो ये चीज उन्हें दे देना। और जब तक वो उस घर में है, इस चीज को वही उस घर के बीच में रखना। पर याद रहे, तुम वहां बिल्कुल मत जाना, कभी नहीं, क्योंकि शायद ये तुम्हारा आखिरी बार हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं वहां से फिर मां के घर चली गई, लेकिन उस दिन के बाद मैं उस घर की तरफ वापस नहीं गई, कभी नहीं। मैंने अपने पति को भी वहां जाने नहीं दिया, क्योंकि वहां जो भी चीज थी वो एक वक्त उन पर भी हावी हो गई थी। मैंने उन्हें वहीं से बुलावा भेजा और घर से दूर बुला लिया। उस दिन पिताजी और बड़े चाचा ने घर का सारा सामान बाहर निकाला। जब वो वहां से दूर आ गए तब वो बता रहे थे कि घर में दूध था जिसमें एक ही दिन में कीड़े पड़ गए थे, रोटियां थी जो काली पड़ गई थी, पूरे घर की दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे घर में कुछ जलाया गया हो और उसका काला धुआं दीवारों पर जम गया हो। और उस पल उस घर में एक अलग ही भारी गंध फैली हुई थी। और तब मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने जोशी काका की बात मान ली और उनके कहने के बाद मैं एक बार भी उस तरफ नहीं गई। बाद में कुछ महीने बीत जाने के बाद मुझे एक बात पता चली कि उस घर में पहले कभी कोई भी औरत लंबे समय तक नहीं रही थी। वहां पर सिर्फ मर्द रहे थे, काम पर आने वाले या जवान लड़के। उन्हें भी कुछ अजीब महसूस होता था और इसलिए वो रात को दरवाजा कसकर बंद कर देते थे। और उस घर के पीछे नाले के पार एक पुराना रास्ता था।
वो रास्ता कहाँ जाता है ये किसी को ठीक से पता नहीं था। पुराने लोग कहते थे कि वहां बरसों पहले एक घटना घटी थी, एक औरत के बारे में, पर किसी को इतना पता नहीं कि वहां सच में क्या हुआ था। बस कहते कि बहुत पुराने जमाने की बात है, उन्हें ठीक से याद नहीं, या शायद कुछ बातें बताने से परे होती है। आज ये सब बताते हुए मेरे हाथों की थरथराहट रुक नहीं रही। रानी अब बड़ी हो गई है, प्रिया भी, उन्हें याद तक नहीं, और याद होगा भी, पर वो कभी बोलती नहीं। मैंने जो कुछ सहा था वो मुझे किसी को बताने की इच्छा नहीं थी। बरसों से ये मेरे अंदर दबा हुआ था, पर मैंने आज बताया। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, अगर किसी को कोई घर बहुत सस्ते में या बहुत बड़ा मिले, इतना अच्छा कि यकीन न हो, तो एक बार रुकिए, पड़ोसियों से पूछिए, पुराने लोगों से पूछिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि कुछ घर इंसानों का इंतजार करते हैं और कुछ घरों में जो पहले कभी रहा करते थे वो मरने के बाद भी कभी उसे छोड़कर नहीं जाते। उस घर के पास नहीं, लेकिन उस इलाके में मेरा आज भी जाना होता है, और जब भी मैं वहां जाती हूं एक भारी उदासी मन पर छा जाती है, जैसे कोई बड़ा बोझ हो। और कभी कभी, सिर्फ कभी कभी लगता है कि दूर कहीं से एक आवाज आ रही है, धीमी, मीठी और ठंडी, जो मुझे कह रही है कि इधर आओ। और तब मैं भगवान का नाम लेती हूं और वैसे ही आगे बढ़ जाती हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को हाइप जरूर कर दे, कहानी को लाइक कर दे, और इस वीडियो को, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।